वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। तो जैसे ही हम लोगों ने यूनिट 3 कवर किया, उसके 2 पार्ट्स आप लोगों ने देखे हैं एंड यूनिट 2 के भी 2 पार्ट्स हैं। यूनिट 1 के आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने कवर कराए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं SPM की, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो आप जाकर उनको जरूर रेफर करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे हम लोग स्टार्टिंग से सिलेबस कवर करते आ रहे हैं, ये हमारी लास्ट यूनिट है और इस वीडियो में हम आपके सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबके सब टॉपिक्स आपके कवर कराएंगे। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप जाकर उससे रेफर कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वो है टाइम मैनेजमेंट। सेकेंड जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल्स एंड सिक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग एक्टिविटीज। और जो हमारे नेटवर्क डायग्राम्स, उसके बाद डायग्राम्स के टाइप्स हैं, उसके बाद हमारे पास इसके टूल्स हैं नेटवर्क डायग्राम के, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा CPM, PDM, इनको हम लोग ने डिस्कस करना है, CCM, एंड उसके बाद आता है हमारा जैंट चार्ट, एंड उसके बाद आता है हमारे पास ये क्रिटिकल चेंज शेड्यूलिंग, एंड उसके बाद आता है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है इसको किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है, बजट कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल। ये मेरे डिफरेंट टॉपिक है। एंड उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखा है, कोकोमो मॉडल। तो ये मॉडल आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल पार्ट भी है, बट यहाँ पर आपको अभी सिर्फ हमारे लिए जो है थ्योरेटिकल पार्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल पार्ट भी चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपकी एक न्यू वीडियो बना दूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, टाइम मैनेजमेंट। तो जैसे हमें पता है कि अगर हमें कोई भी काम करना है, जैसे हमें एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है, तो हमारे लिए जो सबसे पहली एक रिक्वायरमेंट आती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, उनका सिलेबस इतना सारा है, तो हम किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें कि हमारा जो एट द एंड ऑब्जेक्टिव है एग्जाम को पास करने का, एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स को अचीव करने का, उसको हम लोग अचीव कर पाएँ। ठीक है, और हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। हमारी एक डेडलाइन होती है कि हमारा 14 को एग्जाम है, 13 तक हमारा जो है एग्जाम का जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सब कैसे होता है, जब मेरे पास टाइम को हम लोग मैनेज करते हैं, उसको एफिशिएंट वे में मैनेज करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर भी सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा एक टास्क रहता है, क्रूशियल टास्क रहता है, वो हमारा रहता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट is crucial for ensuring the tasks that are completed efficiently and projects are delivered on time। यानी कि हमने जो भी प्रोजेक्ट लिया है उसको एफिशिएंटली हमने सारे टास्क को परफॉर्म करना है एंड उस जो प्रोजेक्ट है हमारा उसको अपने एक पर्टिकुलर टाइम पर उसको डिलीवर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट में मेंशन करते वक्त आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर लगती है, कंसाइज लगती है, और आपको याद करने में भी इजी रहता है ना। जब आप लिखते हैं एग्जाम के अंदर तो उस तरीके से आपके जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं एंड टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगी। ठीक है, तो आपने भी इसी तरीके से पॉइंट्स में मेंशन करना है। स्टार्टिंग में आप डेफिनेशन दे सकते हैं टाइम मैनेजमेंट की, अगर आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हैं, बट ये वाले पॉइंट्स आपने जरूर मेंशन करना। ठीक है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, टाइम तो आपके पास है, उसको मैनेज करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का पता होना जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने गोल्स के बारे में क्लियर होना चाहिए। डिफाइन क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक मिनट, हाँ जी, सबसे पहले आपको अपने गोल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए। स्टार्ट बाय क्लियरली डिफाइनिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। दिस हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजिंग टास्क एंड एलोकेटिंग टाइम एफिशिएंटली। अगर आपको अपने गोल्स के बारे में पता है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता है, तो आप अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्टिव्स आप उनको टाइम देंगे, और जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है आप उनको ज़्यादा टाइम देंगे। इस तरीके से आप जब प्रिपरेशन करते हैं, आपको लगता है कि यूनिट 1 मुझे आता है, तो आप उसको कम टाइम देते हैं, और जो टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं आता और आपको लगता है ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, आप उसको ज़्यादा टाइम देते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर आपको अपने गोल्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियरली नॉलेज नहीं होगी तो आप उनको टाइम भी नहीं देंगे, उनको प्रायोरिटाइज भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उनको प्रायोरिटाइज करेंगे अपने टास्क। देन आता है क्रिएट अ प्रोजेक्ट शेड्यूल। सब उसके बाद आपको अपना शेड्यूल बनाना है अपने प्रोजेक्ट का, कि कब से लेके कब तक हमें अपना प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करना है, कब खत्म करना है। उसकी जितनी भी आपकी आउटलाइनिंग और टास्क, जो भी आपके आउटलाइन, एक रफ स्केच है, एक रफ डायग्राम है जो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, माइलस्टोन्स होगी, आपकी डेडलाइंस होगी, जो भी आपकी एंड डेट है वो आपको पता होनी चाहिए कि इतने टाइम तक मुझे है डॉक्यूमेंटेशन खत्म करनी है, ताकि मैं आगे जाके स्टेक होल्डर्स को अपना उनका जो प्रोजेक्ट है उनको हैंड ओवर कर सकूँ।
यूज टूल्स लाइक Gantt charts to visualize the timelines and dependencies between tasks। अब जो आपके Gantt chart है, यहाँ पे आपके पास एक टॉपिक है, हाँ जी ये वाला, तो इस तरीके का जो चार्ट्स है वो आपको यूज़ करने चाहिए ताकि आपको पता रहेगा जो आपका शेड्यूल है वो किस तरीके का है और कितना अगर आपने काम असाइन कर दिया वो अभी तक कितना काम हुआ है, उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। अभी इसको फर्दर पढ़ेंगे, बट आप देख लीजिए किस तरीके से हमारा जो चार्ट होता है उस तरीके का चार्ट आप बना सकते हैं शेड्यूल के लिए। हाँ जी, तो उसके बाद इस तरीके के टूल्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके जो भी टास्क है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर नॉलेज है। सेट रियलिस्टिक डेडलाइंस, जो भी रियलिस्टिक डेडलाइंस है वो आपको पता होनी चाहिए। आप ये ना बोलते कि अच्छा परसों तक आपको मिल जाएगा काम, तो परसों तक तो वो हो ही नहीं सकता काम, है ना, आप फिजिबिलिटी चेक करेंगे उसकी। सेट रियलिस्टिक डेडलाइंस फॉर ईच टास्क एंड माइलस्टोन्स बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट स्कोप। आपका जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप कितना मैटर करता है उसको आपको देखकर रियलिस्टिक डेडलाइंस बतानी है, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग बताना है, कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग बताना है। अवॉइड कमिटिंग और अंडर एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क। अगर आपका जो काम है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो यूनिट है, मैं आपको बोलती हूँ कि मैं 5 मिनट में या फिर 15 मिनट में आपके सारे टॉपिक्स कवर कर दूँगी, तो इतने सारे टॉपिक्स को मुझे 15 मिनट में कवर कराना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मुझे जो है अपने टास्क को जो आपको बताना है, रियलिस्टिक डेडलाइन देनी है मुझे भी आपको कि ऑलमोस्ट हमारी 1 घंटे की वीडियो में तो ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। वरना 40 मिनट्स के अंदर आपको ब्रीफली मैं अच्छे से बता सकती हूँ, बट अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो 1 घंटे की वीडियो तो ऑलमोस्ट होगी, थोड़ी सी बड़ी वीडियो रहेगी, लेकिन यूनिट 4 आपकी इस वीडियो में पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है रियलिस्टिक डेडलाइन देनी चाहिए। अगर मैं बोल दूँ कि 15 मिनट में हो जाएगी तो वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि 15 मिनट में ये सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो सकते अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ओके, prioritize task based on their importance and urgency. Focus on completing high priority tasks first and to ensure critical projects objective and met on time। अब जो भी आपकी प्रायोरिटी वाले टास्क है जिनको आप चाहते हैं कि टाइम पर ही हो, अगर आपकी जो टेस्टिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो डिज़ाइन है, अगर वो टाइम पर नहीं हुआ तो आपके जो आगे वाले काम है, कोडिंग वाला, टेस्टिंग वाला, क्योंकि इन वाले जो कामों में भी आपका टाइम लगने वाला है, तो अगर आपका डिज़ाइन वाले काम में कि ऑलमोस्ट 2 मंथ ले ली हैं तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, क्योंकि आगे वाले कामों में भी आपको टाइम लगने वाला है। तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, पहले डिज़ाइन की प्रायोरिटी, क्योंकि जब तक डिज़ाइन नहीं होगा तब तक मैं कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करा सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है अपने टास्क को प्रायोरिटी देनी है और उनके अकॉर्डिंग जो है आपने फोकस करना है, किस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो टाइम पर मीट। ओके, नेक्स्ट वन इज एलोकेटिंग रिसोर्सेज वाइजली। जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 20 प्रिंटर्स हैं या फिर 20 पीसीज हैं तो आपने सारे के सारे जो हैं वो कोडिंग वालों को ही अलॉट कर दिए, बाकी जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट पर उनको भी पीसीज की या फिर प्रिंटर्स की या फिर कोई भी और रिसोर्स की जरूरत पड़ सकती है, तो उनको आपने एलोकेट करना है, ठीक है, एक अच्छे मैनर में एलोकेट करना है ताकि सारे ही जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं वो फायदा उठा सके, ठीक है। एलोकेट रिसोर्सेज सच एज मैन पावर, चाहे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे 40 लोग हैं और 40 लोगों को आपने एक ही प्रोजेक्ट पर काम दे दिया कि आप सब लोग मिलकर एक ही प्रोजेक्ट बनाओ और आपके पास 4 प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 10-10 एम्प्लॉयज को लगा सकते थे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। बजट, इक्विपमेंट, और ऐसा नहीं है कि आपने सारा का सारा जो पैसा है वो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर देना है। हर एक प्रोजेक्ट के लिए आपने क्या करना है, फंड्स बचा के रखने हैं ताकि आपके आने वाले फ्यूचर के अंदर भी आप उनको यूज कर पाएँ। ऐसे आपकी इक्विपमेंट्स के लिए एफिशिएंटली आपने उन सारे ही रिसोर्सेज को, उन सारी मैन पावर को, बजट को एंड इक्विपमेंट्स को यूज करना है, ठीक है, ताकि एक फ्रेम में आपका एक स्पेसिफाइड काम हो सके। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क, एंटिसिपेट पोटेंशियल रिस्क एंड ऑब्स्टिकल्स दैट कुड कॉज डिलेज इन द प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, डेवलप कॉन्टिन्यूअसली प्लान्स टू मिटिगेट रिस्क एंड मिनिमाइज डिस्टर्बेंस इन द शेड्यूल। अब जो भी चीज़ आपको लगता है कि रिस्क आ सकते हैं, चाहे वो किसी डिले की करके हो, चाहे फिर आपको लगता है कोई ऑब्स्टिकल आ सकता है, कोई भी टाइमलाइन से अकॉर्डिंग आपको लगता है कोई रिस्क आ सकता है, चाहे वो आपके फॉर एग्जांपल आपको टेस्टर्स जो हैं आपकी जहाँ पे इन्वायरमेंट है, जहाँ पे भी आपका काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पे आपको टेस्टर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको लगता है कि ये रिस्क आ सकता है, मे बी कोई टेस्टर ना आए मेरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, थोड़ा टाइम पहले ही टेस्टर्स को ढूंढना स्टार्ट कर दें या फिर उनसे बात करना स्टार्ट कर दें, तो इस तरीके आपको रिस्क को फेस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मॉनिटर प्रोग्रेस एंड रेगुलरली,
ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट अगेंस्ट द शेड्यूल रेगुलरली। अब जो आपका शेड्यूल है उसके अंदर ही आपको जो है अपने प्रोग्रेस को चेक करना है, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट है। अगर आपने अपना सिलेबस भी आप कवर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको साथ साथ में अपना चेक करना है कि जो जो यूनिट्स आप कवर कर चुके हैं क्या आपको वो आते भी हैं या नहीं आते। जैसे हम लोग यूनिट 4 पे पहुंच चुके हैं, क्या आपको यूनिट 1 का जो है वो याद है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको फिर से उसको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, वही सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिकली यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। हमें किस तरीके से अपने टास्क को मॉनिटर करना है, किस तरीके से उनको कंप्लीट करना है, कैसे हमें डिलेज को रोकना है, ये सारी चीजें आ जाती है मेरी मॉनिटर एंड प्रोग्रेस रेगुलरली दोनों में आ जाती है, ठीक है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अब आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको बीच में अपने स्टेक होल्डर से, मेंबर्स से बात करनी है। ये सारे जो पॉइंट्स है आपके मिलते जुलते हैं, जितने भी आपने पीछे पॉइंट्स पढ़े हैं, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट आपकी तभी हो पाएगी अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको काम कैसे करना है। बट अगर आप एक टीम में काम करें तो आपको कम्युनिकेट करना भी पड़ेगा, आपको प्रोग्रेस को भी चेक करना पड़ेगा, आपको रिस्क का भी डील करना पड़ेगा। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं आपकी टाइम मैनेजमेंट के अंडर भी आएंगी, ठीक है। और ये तो आपके लिए की एडवांटेज है कि जो चीजें आप पढ़ चुके हैं वही सेम पॉइंट्स आपके अगर यहाँ पर दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स आपको ज्यादा जो है बदल लेने की जरूरत नहीं है। तो सेम पॉइंट्स को आप दोबारा से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लाइंट से कैसे डील करना है, और वो सारी की सारी चीजें जो इश्यूज आ सकते हैं, शेड्यूल का डिले आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, कोई भी प्रोग्रेस के अंदर चेंज आ सकता है, वो सारी की सारी चीज़ों का जो है आपने कम्युनिकेट करना है। चाहे आप टीम मेंबर्स से करें, आप स्टेक होल्डर्स से करें, तो इससे भी क्या होगा, हमारी जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही रहेगी। Delegate tasks to team members based on their skill and expertise. Empower team members to take ownership to their tasks and meet deadlines independently. अब ऐसा नहीं है कि जो इंसान आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो है, आपने उसको डॉक्यूमेंटेशन का काम दे दिया तो उसको तो जाकर कम्युनिकेट करने में कितनी प्रॉब्लम आएगी। हर एक पर्सन से जाके पूछेगा कि आपने इसके लिए कौन से टूल्स यूज़ करे, कितना आपने बजट था इसका, कितने आपने बार स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स पूछी, तो सारी चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में आएंगी। तो वो ऐसे पर्सन को आप काम नहीं देंगे जो एक्सपर्टाइज नहीं है अपनी स्किल्स के साथ। अगर आपको लगता है कि एक पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, वो आराम से स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट कर सकता है, तो आप उनको काम देंगे ताकि वो जाए फौरन से और अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे जो भी उनको कम्युनिकेशन करनी है वो करे, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो ले और आ जाए, ठीक है। तो एक्सपर्टाइज है जो भी लोग उनकी स्किल्स के हिसाब से हमको काम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। रिव्यू एंड एडजस्ट। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप एडजस्ट करेंगे, और आपको देखना जरूर है आपके अपने काम को कि जो भी हमने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट करी थी क्या वो सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है, टाइम के अकॉर्डिंग जो भी हमने काम किया था वो ऑप्टिमाइज है या नहीं है, ठीक है। इंश्योर करना है कि जो आपको सक्सेस चाहिए थी अपने प्रोजेक्ट की वो मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। By implementing these strategies, project managers can effectively manage time and resources to deliver successful project within a specified टाइम फ्रेम। तो जो हमारी टाइम मैनेजमेंट है, अगर हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो वो सारे के सारे काम को टाइम मैनेजमेंट कौन करके देता है, मेरे लिए प्रोजेक्ट मैनेजर करके देता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या रहता है, तो उसके अंदर उसका ये भी रोल है कि वो टाइम मैनेज करता है। और टाइम मैनेज कैसे करता है, ये सारे पॉइंट्स मैं मेंशन कर सकती हूँ। एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम अगर आपको याद नहीं आ रहा प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल्स में क्या क्या लिखना है, तो आप ये वाले पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हो कि उसका सारा काम रहता है कि टाइम मैनेजमेंट करना, और टाइम मैनेजमेंट के अंदर इतने सारे पॉइंट्स आते हैं, तो इन सारे के सारे जो फेजेस हैं उन सारे स्टेप्स में भी मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल रहता है, ठीक है। तो ये एक मेरा पॉइंट है और ये इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, उसके सारे पॉइंट्स हैं, आप चाहे इसको और एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, बट आई थिंक इतना इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो ये भी आपका जो है टाइम से रिलेटेड है, तो कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका शेड्यूल क्या रहता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। मतलब अगर हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका शेड्यूल बनाना जरूरी क्यों है, कि कब से लेकर कब तक वो प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। अगर हमें प्रोजेक्ट मिला है तो वो हमारा प्रोजेक्ट है, हम कभी बना सकते हैं। जैसे हम लोग इंटर्नशिप के लिए या फिर प्लेसमेंट्स के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो हमारा काम है, हम 3 साल में कभी बना सकते हैं। बट एक प्रॉपर उसका एक शेड्यूल बनाना वो क्यों जरूरी है, वो वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। द प्रोजेक्ट पीरियड इज दैट अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट। अब ये जब भी हमें प्रोजेक्ट बनाना है उसको कैसे फिनिश करना है, वो अमाउंट ऑफ टाइम को हम बोलते हैं कि वो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो पीरियड है हमारा। द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज डिटर्मिन्ड बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, द टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व एंड द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट। अब जो भी हमारा टाइम रिक्वायर्ड है हमारे प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए, उसके लिए हम बोल सकते हैं जो हमारा शेड्यूल है वो इम्पोर्टेंट है।
अ प्रोजेक्ट शेड्यूल कैन हेल्प यू डिटर्मिन हाउ लॉन्ग ईच वर्क विल टेक। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने शेड्यूल बनाया है कि मुझे पीपीटी बनानी है तो इसके अंदर जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो सेम टाइम लेने वाले हैं। अगर मैंने टाइम मैनेजमेंट जो है 10 मिनट में खत्म करा दिया तो मे बी जो ये इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है मैं 5 मिनट में खत्म करा दूँ, 10 मिनट में खत्म करा दूँ। तो ये हमारे लिए एक शेड्यूल बनाना ज़रूरी है कि कौन सा वाला काम कितना लंबा चलने वाला है, कितने टाइम में वो खत्म होने वाला है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर भी डिफरेंट टास्क होते हैं, सब टास्क होते हैं कि हर एक सब टास्क कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है। A project schedule can also be used to determine how much time will be required to complete a project। तो शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता लगेगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट है एट द एंड उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं भी करें तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ प्लेसमेंट अगर मेरी मई में है तो अगर मैं 2 महीने पहले प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करूँगा, जनवरी में स्टार्ट करूँगा तो भी मेरा हो जाएगा आराम से। ठीक है। या फिर 6 महीने पहले दिसंबर के एग्जाम के बाद मैं स्टार्ट कर सकता हूँ प्रोजेक्ट बनाना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितना टाइम लेने वाला है और उसमें जो काम है वो कितने टाइम में हो जाएगा। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आपको करनी है तो आपको पता होना चाहिए, एक इसेंशियल चीज़ है कि आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी शेड्यूलिंग कैसे हो रही है। दिस मैनेजमेंट स्टाइल इंश्योर दैट यू अंडरस्टूड व्हाट हैज टू बी डन एंड व्हेन इट नीड्स टू बी डन एंड व्हेन इट कैन बी कंप्लीटेड। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए आपको, व्हाट हैज टू बी डन, कि क्या क्या इसमें करना है, क्या क्या करना इसमें ज़रूरी है। ठीक है। और किस तरीके से उसको करेंगे एंड फिर किस तरीके से वो कंप्लीट होगा और कब तक कंप्लीट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अ गुड प्रोजेक्ट शेड्यूल कैन असिस्ट you to in identifying tasks and that must be completed. It will also help you determine the optimal times to do such activities। अब ऐसा लगता है आपको जैसे मई में आपके हैं फॉर एग्जाम्पल आप प्लेसमेंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप मई में आपकी प्लेसमेंट आ रही है और आपको पता लग गया है। ठीक है। और आप जो है सोच रहे हैं कि 2 महीने के अंदर मुझे 2 महीने पहले करूँगा तो काम हो जाएगा। फिर आपको लगता है कि जो प्रोजेक्ट मैंने सोचा है वो कम से कम हार्डली जो है वो 3 मंथ्स लेगा, बट एट द एंड आपके पास सिर्फ 2 मंथ ही बचे। तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको एक टाइम जो है अपना शेड्यूलिंग जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तभी आप जब उसको एनालाइज करेंगे हर एक टास्क को तभी आपको पता लगेगा कि कितना ऑप्टिमल आपका काम होने वाला है और कब तक होने वाला है और क्या क्या एक्टिविटीज उसके अंदर होने वाली है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट हैज़ टू बी डन, अगर आपको यही नहीं पता प्रोजेक्ट के अंदर करना क्या, आपको ये तो पता है कि हाँ जो मैं प्रोजेक्ट है वो 3 महीने के अंदर बना लूँगा, बट आपने यही नहीं सोचा कि टॉपिक क्या है प्रोजेक्ट का या फिर प्रोजेक्ट के टॉपिक के अंदर मुझे करना क्या है, तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्टी आने वाली है और आप ऑप्टिमल टाइम के अंदर अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर मुझे टॉपिक भी पढ़ाना है, आपको मेरे पास शायद पीपीटी रखी हुई है, अगर मुझे यही नहीं पता कि मुझे क्या बताना है आपको, तो मैं आपको अच्छे से मैसेज कन्वे नहीं कर पाऊंगी और जो मेरा यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टास्क है मैं वो भी एट द एंड कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी ऑप्टिमल टाइम के अंदर। ठीक है। फिर सारा दिन मैं इसी टॉपिक को पढ़ाती रहूँगी। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीक्वेंसिंग एंड सीक्वेंस होता है जो हमारा उससे रिलेटेड है। सीक्वेंस और शेड्यूलिंग दोनों चीज़ें, इसमें सीक्वेंस की बात करेंगे, शेड्यूलिंग की बात करेंगे। वैसे दिखने में चीज़ सेम लगती है, बट एक सीक्वेंस जो है उसके लिए ये वाले स्टेप्स हैं एंड जो शेड्यूलिंग है उसके लिए ये वाले स्टेप्स हैं। ठीक है। ताकि आपको पता हो ये जो वाले स्टेप्स हैं सीक्वेंस के लिए हमें कौन सी स्टेप लिखनी है और जो शेड्यूलिंग है उसके लिए कौन सी स्टेप लिखनी है। एक बार आप इसको रीड करिए। हाँ जी। तो जो शेड्यूलिंग है और सीक्वेंस है मेरा एक्टिविटी का, दे आर फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रही हूँ तो उसकी फंडामेंटल स्टेप्स के अंदर आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे काम होगा, और उसका शेड्यूल भी आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो स्टेप है या फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तभी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं और लॉजिकली जो हमारा काम है उसको हम अचीव कर सकते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। ठीक है। लॉजिकल काम होगा, इसकी हेल्प से हमारा ऑर्गेनाइज रहेगा और प्लानिंग हमारी जो है वो अच्छे से रहेगी। ठीक है। तो इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं 2 पार्ट्स में, सीक्वेंस में और अपने शेड्यूल वाले में। तो जो सीक्वेंस है उसमें क्या आएगी हमारी, ये 5 स्टेप्स है। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई टास्क। तो अगर आपको पता नहीं है तो ये देखो शेड्यूल के अंदर नहीं आएगा ये चीज़, शेड्यूल के अंदर आएगा कि आपका टाइम क्या है या फिर कितने टाइम में आप उसको खत्म करेंगे या फिर कितने टाइम में आप कौन सी चीज़ करेंगे। ठीक है। बट सबसे पहले जो आपने टास्क को समझना है तो आइडेंटिफाई करना है, वो आपका एक सीक्वेंस है कि आप एक सीक्वेंस में समझेंगे फिर उसको प्लान करेंगे, वो सब चीज़ें जो है आपकी सीक्वेंस के अंदर आएंगी। Identifying tasks. The first step is to identifying tasks required to complete all the project. These tasks should be broken down in manageable units.
अब जो आपका टास्क है, अगर आप उसको समझ रहे हैं, तो जैसे कि मुझे इसको पढ़ाना है इस टॉपिक को, तो मुझे पता है कि सीक्वेंस को मुझे अलग बताना पड़ेगा, जो शेड्यूलिंग है मेरी उसको अलग बताना पड़ेगा, एंड देन जो सीक्वेंस वाला पार्ट है उसको मेरे पास कुछ पॉइंट्स होंगे, मुझे उसे अलग बताना पड़ेगा, एंड शेड्यूलिंग के कुछ पॉइंट्स होंगे, मुझे उन्हें अलग बताना पड़ेगा, एंड जो दोनों है सीक्वेंस एंड शेड्यूलिंग है, उन दोनों की एग्जाम्पल्स देनी पड़ेगी, एंड उन दोनों का आपस में रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो ये क्या क्या मैंने पहले आइडेंटिफाई किया टास्क को, उसके बाद उसको एक मैनेजेबल यूनिट्स के अंदर बांट दिया कि पहले काम ऐसा था, फिर उसको यहाँ पे बांटा, एंड देन उसको जाके मिला दिया। ठीक है, फिर आता है डिपेंडेंसीज। अगर मेरा कोई भी सीक्वेंस है और ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस, जिसको हम स्टेप्स बोल सकते हैं, स्टेप्स आपस में कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, तो वो चीज़ डिपेंडेंसी भी मेरी सीक्वेंस के अंदर ही आएगी। सीक्वेंसेस के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिपेंडेंसीज। डिटरमिन द डिपेंडेंसीज बिटवीन टास्क। Some tasks may need to be completed before other can begin. Predecessor successor relationship, यानी कि पिछला और अगला जो है आपस में रिलेशनशिप में है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर मेरी कोडिंग नहीं होगी तो टेस्टिंग वाला कभी काम कर ही नहीं पाएगा। तो जो टेस्टिंग वाला फेज है वो डिपेंडिंग है मेरे कोडिंग वाले फेज पे, तो ये भी मेरा एक क्या है, एक सीक्वेंस है। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर सीक्वेंस ही मेरा पॉइंट है। अरेंज द टास्क इन लॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसीज। टास्क दैट कैन बी स्टार्टेड साइमल्टेनियसली शुड बी आइडेंटिफाइड। अब ऐसा नहीं है कि काम जो है आपका एक मैनर में चलेगा, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने इसे अपॉइंट करना है, आपने टेस्टर्स को बुलाना है और आपने बोला है कोडर को कि आप 20 मई तक हमारा काम कंप्लीट करके दे, और आपने बोला टेस्टर को कि भाई आप जो है वो 2 मई को आ जाए, तो क्या उसका फायदा है? बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक तो मेरा कोडिंग स्टार्ट ही नहीं हुई और आप 20 मई को बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोडिंग जो है 10 मई को स्टार्ट होनी थी और 20 मई को खत्म होनी थी, और आपने 2 मई को टेस्टर को बुला ले कि आपने टेस्ट करना है, तो क्या कोई फायदा हुआ? बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हमें उस लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है जिसकी वजह से जो डिपेंडेंसी है उसको वो सही रहे, ठीक है, वो मैनेजेबल यूनिट में रहे। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि अगर वो साइमल्टेनियसली भी टास्क चल रहे हैं, कि कोडिंग चलते चलते हम चाहते हैं टेस्टिंग हो, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा? अगर 10 तारीख को कोडिंग स्टार्ट हुई तो 10 को नहीं बुला सकते टेस्टर को, क्योंकि जब कुछ कोडिंग हो जाएगी तभी टेस्ट होगा, है ना। तो हम 15 तारीख को बुलाते हैं और 20 तारीख तक हमारी कोडिंग कंप्लीट होगी, तो जितना पीछे वाला काम हो गया उसको टेस्ट करना तब तक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर साइमल्टेनियसली टास्क कर रहे हैं तब भी, और अगर नहीं चल रहे हैं तब भी हम लोग क्या करेंगे, तो किस तरीके से बुलाएंगे, किस तरीके से टास्क को अरेंज करेंगे लॉजिकल मैनर में, वो हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्रिटिकल पाथ एनालाइज। ये वाला जो हमने पॉइंट है ये पीछे भी पढ़ा है, किस तरीके से हम क्रिटिकल पाथ एनालाइज करते हैं। लॉन्गेस्ट सीक्वेंस होता है इसके अंदर ऑफ डिपेंडेंट टास्क दैट डिटरमिन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारे पास एक लंबा काम है बताने के लिए, जैसे ये वाला जो टॉपिक है मुझे लंबा लग रहा है बताने के लिए, लेकिन मैं किस तरीके से शॉर्ट में आपको अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ, तो वो वाला जो पार्ट ढूंढते हैं हम लोग उसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ एनालाइज, ठीक है। उसके बाद होते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ये आपको पता है कि ओवरलैपिंग ना हो, सबको एक साथ हम लोग अरेंज करके रखें, कोई भी रीअरेंज ना हो जाए कि पहले हमने कोई और काम कर दिया फिर हम कोई और काम कर रहे हैं। हमें हर एक स्टेप को इन्वॉल्व करना है और हमने डिले को मिनिमाइज करना है। वर्क का फ्लो अच्छा रहना चाहिए, जो भी काम हुआ है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, उसको बार बार हमें रिव्यू करना है। ये सारी चीज़ें मेरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आएगी। अब ये जो मेरे साइड से पॉइंट्स थे ये मेरे सीक्वेंस के पॉइंट थे, और ये वाले जो मेरे पॉइंट है ये है मेरे शेड्यूलिंग के पॉइंट। अब जो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल्स, वो वाले जो पॉइंट है वो भी आप मेंशन कर सकते हो और ये वाले पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले एस्टिमेशन ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप जज करोगे अपने प्रोजेक्ट को, हिस्टोरिकल डेटा वगैरह सब चीज़ें जो हैं, या फिर पिछली डॉक्यूमेंटेशन, किसी और की प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको चाहिए उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसका एक शेड्यूल होना चाहिए आपको कि किस ड्यूरेशन के अंदर वो स्टडी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स को एलोकेट करना, असाइन करना, कितने लोग हमारे पास होंगे, कितने लोग कितने टाइम तक काम करेंगे, कितने इक्विपमेंट्स अगर हम बोरो कर रहे हैं वो कितने टाइम के लिए रहेंगे, मटेरियल क्या क्या रहने वाला है, कि उसको किस मटेरियल की ज़रूरत हमें किस टाइम पे पड़ने वाली है। सारे के सारे जो टास्क हैं, ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें कब उसकी रिक्वायरमेंट है, कब हमें उसे अवेलेबल कराना है अपने टीम के लिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रेंट। कंसिडर एनी कंस्ट्रेंट और लिमिटेशन दैट may impact the scheduling of activities such as budget constraint और resource availability। अगर हमारे पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है तो शेड्यूलिंग चाहे आपने अच्छी भी करी हो तो हमारा जो काम है वो रुक जाएगा बीच में, है ना। तो जो हमारा बजट है उसका कंस्ट्रेंट आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल वैसे सब फंड ही नहीं बचे, ठीक है, तो उसके काम के अकॉर्डिंग जो है कंस्ट्रेंट आ सकता है हमारा, इस तरीके का रिस्क आ सकता है एक तरीके से। नेक्स्ट आता है डिवेलपिंग द शेड्यूल। तो उसके बाद जो है हमें डिवेल्प करना है शेड्यूल को कि कौन सा जो टास्क है कितने टाइम में होने वाला है,
स्टार्टिंग डेट क्या होने वाली है, एंडिंग डेट क्या होने वाली है, हर एक टास्क के लिए। और आपने ये बनाना है और डिटेल टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। फिर वही चीज़ आपको मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, एंड आपको जो है वो कम्युनिकेशन करनी है। तो इन सारे स्टेप्स के थ्रू आपको, सीक्वेंस के थ्रू, आपकी शेड्यूलिंग के थ्रू आपका जो कोड है वो ऑप्टिमाइज रहता है, आपके जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमाइज रहते हैं, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो सारी एक्टिविटीज़ को करता है और इसमें आपके डिलेज नहीं रहते। आप इसमें इंश्योर करते हैं अपने टाइम को, ताकि आपका जो काम है वो कंप्लीट हो सके एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर योर डेडलाइन। ठीक है, ये हमारा हो गया खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो टॉपिक थे जो एक दूसरे से रिलेटेड थे, टाइम मैनेजमेंट एंड आपकी सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग। ये अलग से ही पूछ सकते हैं, नहीं पूछते तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर लिख सकते हैं। एक बार आप इसको पढ़िए। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो आता है मेरा आता है वो प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम्स। अब आपने डायग्राम्स देखे हैं और नेटवर्क से आपको क्या समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा थिंकिंग वगैरह आप करें तो नेटवर्क होता है लाइक हमें एक दूसरे को कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, मेरा एक नेटवर्क होता है। उसी तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेटवर्क किस तरीके से बना सकते हैं और प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम क्या है उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो ये एक हमारी विजुअली एक हमारी जो है टू शो योर एक्टिविटीज़ की किस तरीके से हम एक्टिविटी को शो करेंगे ग्राफिकली। ठीक है, एंड उसकी ड्यूरेशन को कैसे शो करेंगे, उनकी इंटरडिपेंडेंसीज को कैसे शो करेंगे, उनके जो टास्क है प्रोजेक्ट के अंदर उनको कैसे शो करेंगे, उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं। They show how each activity relates to other in the project, the sequence of activities and the need of the perform some task before others। यानी कि एक काम जो होना है उससे पहले हमें कोई और काम करने की ज़रूरत है, तो उन काम को हम पहले करेंगे और जो एक्टिविटीज़ है उनका सीक्वेंस कैसा रहेगा वो सारी चीज़ों को हम लोग इसके अंदर देखते हैं। नेटवर्क ऑल्सो फैसिलिटेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली और लेट स्टार्ट और फिनिशेस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about the allocation of resources and allow managers to do what if analyze। जो भी उन्होंने एनालाइज किया है, चाहे वो आपकी डिटर्मिनेशन हो, क्या इम्पैक्ट करेगा, क्या डिले हो सकता है, क्या लेट हो सकता है, कैसे आपको उसको फिनिश करना है, कैसे रिसोर्सेज की एलोकेशन होगी, कैसे आपकी स्टार्टिंग की प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, मैनेजर जो है वो सारी की सारी चीज़ों को एनालाइज करेगा। और अगर ऐसा हो जाए तो ये सब चीज़ें भी है वो जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर ही एनालाइज करेगा नेटवर्क डायग्राम्स के थ्रू। ठीक है, विद दिस इंफॉर्मेशन मैनेजर्स में व्यू द स्टेटस ऑफ द प्लान, एनालाइज प्रोग्रेस एंड इवैल्यूएट अल्टरनेटिव्स। और अगर ये काम जो है देखने के बाद लगता है कि जो प्लान है और एनालाइज करने के बाद लगता है ये काम ऐसे नहीं हो सकता, तो उसके हमें अल्टरनेटिव ढूंढने हैं, तो वो भी हमारा नेटवर्क डायग्राम जो है वो उसकी हेल्प से हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो उसके बाद जो है 2 टाइप्स के हम लोग ने पढ़ने हैं नेटवर्क डायग्राम। पहला है मेरा एरो मेथड नेटवर्क डायग्राम, नेक्स्ट है मेरा प्रेसिडेंस मेथड नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, तो ये आते हैं मेरे दोनों, ये इस तरीके से शो हो रहा है एंड ये मेरा इस तरीके से शो हो रहा है। सो जो फर्स्ट है मेरा, इन एरो मेथड एंड प्रेसिडेंस मेथड आर 2 टेक्निक्स यूजिंग नेटवर्क डायग्रामिंग पर्टिकुलरली इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड क्रिटिकल पाथ एनालाइज। हमने क्रिटिकल पाथ एनालाइज अभी जस्ट मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ है। एंड जो मेरा डायग्राम है, ये दोनों के दोनों जो डायग्राम्स है वो मेरे यूज़ करते हैं हम लोग, दोनों टेक्निक है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कि किस तरीके से हम एनालाइज करेंगे चीज़ों को। ठीक है, ऑल्सो नोन एज जो हमारा एरो मेथड नेटवर्क डायग्राम है इसको हम लोग एक्टिविटी और ऑन एरो मेथड डायग्राम में बोलते हैं, एरो मेथड भी बोलते हैं, एक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड एक्टिविटी आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो, यानी कि जो बीच की एरो है ना, यहाँ पे लिखा भी एक्टिविटी ए, तो यहाँ पर ये इसका मतलब है एक्टिविटी। ठीक है, एंड जो मेरी नोड्स है, नोड्स होती है मेरी जो सर्कल में है, इनको हम बोलते हैं इवेंट्स, यानी कि इन नोड्स की जो नोड्स तक पहुँच जाएगा दैट मीन्स वहाँ पर कुछ इवेंट होगा। ठीक है, एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज ड्रॉन बिटवीन इवेंट्स नोड, मतलब एक्टिविटी जो है वो बीच में होगी हमेशा नोड्स के। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लाइक मेरी जो एक्टिविटी चल रही है इसकी जो लेंथ है ये डिसाइड नहीं करेगी कितना यहाँ पे टाइम लगने वाला है, कितनी ड्यूरेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है एरो कम है, यहाँ पर जो एरो ज़्यादा है, ये हमें नहीं बताएगी कितनी ड्यूरेशन होगी, कितना क्या होगी। ये जस्ट एक सिंपल सी एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लेंथ की ये डिसाइड नहीं करेगी कितनी, एग्जाम्पल है, सिर्फ ये सीक्वेंस शो कर दिया आपके लिए। ठीक है, दिस मेथड इज लेस कॉमनली यूज कम्पेयर टू प्रेसिडेंस मेथड। जो प्रेसिडेंस मेथड है वो ज़्यादा यूज होता है, ये वाला मेथड नहीं यूज होता, इतना यूज नहीं होता, वो भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, बट ज़्यादा वो यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें पढ़ी कि जो एक्टिविटी है, मतलब कौन सा काम हो रहा है, बीच में जो एक्टिविटीज़ होती है वो मेरी एरो है, यानी कि ये वाला जो स्टार्ट हुआ उसके बाद कुछ काम हो रहा है, उसके बाद जैसे ही वो काम खत्म हुआ ये वाला इवेंट हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ काम हो रहा है, फिर ये अगर ये खत्म हुआ फिर उसके बाद ये बंद हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसको डायग्राम को बना के आना, ठीक है। जैसे लग रहा है कुछ हो रहा है। ओके, प्रेसिडेंस मेथड नेटवर्क डायग्राम। अब ये जो प्रेसिडेंस मेथड है इसको भी हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑन नोड। इसको हमने क्या बोलता है, एक्टिविटी ऑन एरो। इसको हमने बोला एक्टिविटी ऑन नोड, ठीक है। और इस मेथड के अंदर जो मेरी रिप्रेजेंट एक्टिविटी जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय नोड्स, यानी कि यहाँ पर जो ये नोड्स हैं ये मेरी एक्टिविटी है कि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, ठीक है। एंड इसके अंदर जो है रिलेशनशिप रहता है, यानी कि जब तक जो है मेरा स्टार्ट नहीं हुआ तब तक मेरा कभी भी जो एक्टिविटी है ए वाली को परफॉर्म नहीं होगी, जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक जो है मेरा बी वाला परफॉर्म नहीं होगा, और जब तक जो है मेरा ए वाली एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी तब तक मेरी सी वाली एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। तो इसके अंदर जो है हमारी एक तो नोड्स रहती है, वो हमें बताती है किस तरीके से हमारा डिपेंडेंसी रहने वाली है, यानी कि जो सी है वो ए पे डिपेंडेंट है, जो सी है वो बी पे भी डिपेंडेंट है, जो डी है वो मेरा बी पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी पता लगती है कि जो ए वाला है वो पिछले वाले पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हमने यहाँ पे लिख दिया डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग। वैसे टेस्टिंग जो है वो कोडिंग से डिपेंडेंट है, कोडिंग जो है वो डिजाइनिंग से डिपेंडेंट है, और जो डिजाइनिंग है वो मेरी इम्प्लीमेंटेशन फिजिबिलिटी स्टडी है, और जो मेरी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे इनिशियल रिक्वायरमेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो मेरा डायग्राम है वो बताता है कि क्या उसकी डिपेंडेंसी रहने वाली है और क्या उसकी एक्टिविटी रहने वाली है, ठीक है। और जो एरो है जस्ट हमें बता रहे हैं कि ये इससे कनेक्टेड है, और कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो इसकी भी जो लेंथ है वो हमें ड्यूरेशन नहीं बताती है, और सिर्फ ये हमें सीक्वेंस शो करती है, ठीक है। और ये वाला जो डायग्राम है हमारा वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, एरो मेथड इतना यूज नहीं होता, बट ये है जो है एरो मेथड है वो थोड़ा सा इट्स मोर इनिशिएटिव एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड देन एरो मेथड। जो एरो मेथड है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि ये इससे जाके कनेक्ट होकर क्या हो रहा है, कौन सा इवेंट हो रहा है, बट यहाँ पे पता है कि बस इसमें सिंपल ये बता रहा है कि ये इस पर डिपेंडेंट है, तो ये ईजी है समझना, ठीक है। और जो प्रेसिडेंस मेथड है ये वाइडली यूज किया जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादातर तो यही देखना होता है कि हमने इतने सारे फेजेस बनाए हैं तो कौन सा फेज किस पर कनेक्टेड है, तो फिर किससे रिलेटेड है, ठीक है, किससे डिपेंडेंट है, ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये हो गए मेरे दोनों चीज़ें। नेक्स्ट आता है मेरे बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम। ओके, benefits of network diagrams. The project managers can track each elements of project and share status. तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट को जो है उसके एलिमेंट्स को जो है वो ट्रैक रखेगा, उसको कहाँ तक पहुँचे हैं, एंड देन उसको शेयर भी करेगा उसके स्टेटस को, ठीक है। इसके बेनिफिट है, इसकी हेल्प से हम लोग ये ट्रैक रख सकते हैं, एंड देन जो उसका आउटकम निकल के आएगा उसको शेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट प्रोग्रेस टू स्टेक होल्डर, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको उनके लिए हम लोग इसको एक प्रोग्रेस की तरीके से उसकी रिपोर्ट बनाकर उनको शो करा सकते हैं। और वर्क फ्लो में हमारी हेल्प करता है, डिपेंडेंसीज को ट्रैक करता है ये हमारी, और एक तरीके से रिस्क अगर कोई आ सकता है बीच में उसको भी डिस्प्ले करता है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। उसके बाद जो है नेटवर्क डायग्राम टूल्स हैं, उसके बाद जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो हमारे डायग्राम में हमारी हेल्प करती है लॉजिकल डायग्राम बनाने में, और जो हमारी एक्टिविटी है उनका सीक्वेंस समझने में, या फिर उनकी क्या डिजायर्ड है उनको समझने में। दे इंक्लूड वेरियस नेटवर्क शेड्यूलिंग टेक्निक्स, जो ये 4 हैं, CCM, CPM, PDM एंड PERT। जो आपके सिलेबस में है वो CPM एंड PERT है, बट ये चारों आपने पढ़ी क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया भी है ये वाला। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटवर्क डायग्राम टूल्स। नेटवर्क डायग्राम टूल्स के अंदर सबसे पहला आता है आपका PERT, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ऊपर से बताया है कौन कौन से हैं, हमारे पास 4 है, वो पीछे हमने बताया है, वही चीज़ लिखी है। PERT इज probabilistic technique used to analyze and represent the task involved in completing a project। जो PERT है मेरा प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, आपको जो है इनकी जो फुल फॉर्म है वो तो पता ही होनी चाहिए, एंड जो हमारे जितने भी टास्क हैं उनको एनालाइज करने में यूज़ करते हैं इसको, एंड जितने भी हमारे टास्क हैं उनको रिप्रेजेंट करता है ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो सके। It incorporates uncertainties by using three time estimates for each activity। अगर हम चाहते हैं कोई भी अनसर्टेनिटी ना हो उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए 3 तरीके की चीज़ें करता है, ऑप्टिमिस्टिक, मोर लाइकली एंड पेसिमिस्टिक, ठीक
ठीक है, 3 चीज़ें ये करता है, ऑप्टिमाइज करता है, किस तरीके की चीज़ें रहेंगी उसको देखता है, एंड PERT कैलकुलेट्स द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग इट विद इन अ सर्टन टाइम फ्रेम। और जो ये इसका मेन काम होता है वो ये रहता है कि जो भी इसका टाइम है, जो भी इसको प्रोबेबली टाइम असाइन किया गया है कंप्लीट करने के लिए टास्क को, वो उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है कि कितने टाइम में हो सकता है, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही कंप्लीट करता है फ्रेम के अंदर आपका जो भी टास्क आपने असाइन किया है PERT की हेल्प से, ठीक है। इट वॉज ओरिजिनली डिवेल्प्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। मतलब ज़्यादातर इसको हम लोग यूज़ करते हैं लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए, तभी जो इसका काम है वो कैलकुलेट कर लेता है, क्योंकि अगर छोटा प्रोजेक्ट है वो तो आपका 1 दिन 2 दिन या फिर 4 दिन में बन जाएगा, ठीक है, या फिर 1 महीने में बन जाएगा, ये भी छोटे प्रोजेक्ट नहीं आता है। पर जिस प्रोजेक्ट को बनने में सालों लगते हैं, जैसे कोई रिसर्च हुई है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ों में ये कैलकुलेट करता है कि हाँ एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन बता देता है, इतने टाइम में जो है आपका काम हो सकता है। तब इसका नाम जो क्या है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, ये इवैल्यूएट करता है, ठीक है, सारी चीज़ों को देखता है, रिव्यू करता है टेक्निक की हेल्प से, एंड देन फिर वो क्या करते हैं एक्सपेक्टेड टाइम बताता है आपको। एंड ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए है, जैसे आपके रिसर्च होगी, डेवलपमेंट एक्टिविटीज होगी, उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। इसके अंदर आप क्या करते हैं, ऐसी टेक्निक है जो डिटर्मिन करती है लॉन्गेस्ट सीक्वेंस को, और उसके अंदर आपको बताती है, जो मैंने अभी बताया उससे रिलेट करें इसको, कि डिपेंडेंट एक्टिविटी एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ इन प्रोजेक्ट। जो भी आपका सीक्वेंस है, लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है, उसके अंदर आपकी क्या क्या डिपेंडेंट एक्टिविटीज है उनको आइडेंटिफाई करता है क्रिटिकल पाथ, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर। इट कैलकुलेट्स द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट एंड फिनिश टाइम्स फॉर ईच एक्टिविटी। तो मतलब जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन वाला काम होगा उसको ढूंढता है कि इतना बड़ा काम हमें करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है इसको करने का। जैसे हम बोलते हैं ऑप्टिमाइज कोड क्या हो सकता है, कि हमें अगर सम भी प्रिंट कराना तो हमारे पास वेरियस तरीके हैं, बहुत सारे मैनी तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम लोग एक सम को प्रिंट करा सकते हैं कोडिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। फिक्टोरियल प्रिंट करा सकते हैं, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करा सकते हैं, पैलिंड्रोम प्रिंट करा सकते हैं, बट सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, फिर सबसे ईजी तरीका क्या है, उसको जो ढूंढने का काम है वो उस तरीके से काम ये करता है CPM, ठीक है। ओके, जो उसका जो स्टार्टिंग, लेटेस्ट स्टार्टिंग और फिनिश टाइम जो है उसकी एक्टिविटी को ये क्या करता है और कैलकुलेट करता है, ठीक है, और जो टोटल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है उसको भी कैलकुलेट कर सकता है। द क्रिटिकल पाथ कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विद जीरो स्लैक, मीनिंग एनी डिले इन दिस एक्टिविटीज विद डिले द एंटायर प्रोजेक्ट। मतलब इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी डिले होता है तो एंटायर प्रोजेक्ट इसमें डिले हो जाता है। CPM is widely used in various industries for scheduling and resource allocation। अब जो है रिसोर्स एलोकेट करने के लिए CPM का यूज़ करते हैं। मतलब हमारे पास 10 रिसोर्सेज हैं, बट हमें किसी को असाइन करना है तो हम कितने रिसोर्सेज असाइन करें, शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढेंगे कि अगर इसका काम जो है 5 दिन का है तो उसको कितने रिसोर्सेज लगेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट वाला जो पार्ट है वो हम उसको ढूंढ के स्टार्टिंग और एंड के हिसाब से दे देंगे, ठीक है। तो ये वाइडली यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है आपका PDM, precedence diagram method। PDM is a method used to construct a project schedule network diagram that uses a boxes known as nodes to represent activities and arrows to represent, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, ये वाला precedence method PDM, ये वाली सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको एम्फोसाइज करना होता है रिलेशनशिप के बीच में, सीक्वेंस के बीच में किस तरीके से कंप्लीट होगा वो, एंड जो है आपके इसमें 4 तरीके से आ सकता है, डिपेंडेंसी कैसे कैसे हो सकती है, फिनिश टू स्टार्ट की फिनिश हुआ और कब तक स्टार्ट होगा, फिनिश उल्टा हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट टू स्टार्ट, और इसका फिनिश टू फिनिश एंड स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है। सारी की सारी जो चीज़ें हैं 4 टाइप की डिपेंडेंसी रह सकती है। इट्स कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। तो इट्स लास्ट वाली लाइन में कहाँ पर यूज़ करते हैं ये ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि आपको प्रॉपरली पता है कि ये चीज़ क्यों है और किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका CCM, क्रिटिकल चेन मेथड। आई थिंक ये भी मैंने आपको बताया है सेकेंड यूनिट के अंदर, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद आ गया होगा। CCM is a project management technique that focuses on managing resources and uncertainties to ensure the timely completion of a project। तो जो भी आपका टाइम है, आप पहले तो ये आपकी टेक्निक को ही देखता है, फोकस करता है, मैनेज करता है रिसोर्सेज पर, और अनसर्टेनिटीज को भी जो आपकी हो सकती हैं उनको भी क्या करता है, फोकस करता है, उनको इंश्योर करता है कि उनकी वजह से जो है आपका डिले ना आए और जो आपका काम है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मेन मकसद तो इनका यही है कि आपका जो काम है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए, है ना। इट आइडेंटिफाइज एंड प्रोजेक्ट्स प्रोटेक्ट्स।
It identifies and protects the critical chain which is the sequence of tasks and determines the project duration. अब जो भी आपकी ड्यूरेशन है उसको ये क्रिटिकल चेन की हेल्प से प्रोटेक्ट करता है एंड आइडेंटिफाई करता है जो भी आपके सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी ड्यूरेशन है उसमें कुछ भी इधर से उधर ना हो. CCM incorporates buffer at various points in the project to account for uncertainties एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट. जो भी आपके बफर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई गैप आ जाता है बीच में, उस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो भी जो भी आपके अकाउंट्स हैं, जो भी आपके रिसोर्स कंस्ट्रेंट हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए. अनलाइक PERT एंड CPM जो हमने पीछे पढ़े, PERT एंड CPM विच फोकस ऑन एक्टिविटी ड्यूरेशन, वो जो है वो दोनों के दोनों फोकस करती है हमारी एक्टिविटी ड्यूरेशन पर. जो CCM है वो फोकस करता है हमारे रिसोर्स अवेलेबिलिटी पे एंड यूटिलाइजेशन. तो ये एक आपका मेजर डिफरेंस है. काम तो ये भी वही कर रहा है, बट इन दोनों का काम क्या है, फोकस करना एक्टिविटी की ड्यूरेशन पे, बट इसका काम क्या है, अवेलेबल करना सारे रिसोर्सेज को, उनकी यूटिलाइज भी उनको अच्छे से कराना, ठीक है. इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल इन प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑन शेयर अमंग मल्टीपल प्रोजेक्ट. अब ये क्या करता है आपके लिए, वहाँ पर यूजफुल है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो और वो लिमिटेड हो और उनको शेयर कर पाए ताकि हम वो जो रिसोर्सेज हैं वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर पाए, ठीक है. ये सारे के सारे चारों के चारों हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर. यूज फॉर शेड्यूलिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट, दे डिफर इन देयर अप्रोचेज, फोकस एरियाज एंड अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स. एंड जो इनका काम है, इनकी जो डिपेंडेंसीज है, कुछ फोकस करते हैं अपने असर्टिनिटीज पे, कुछ हमारे रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करते हैं, कुछ स्ट्रेंथ के लिए बने हैं, कुछ एप्लीकेशन है किसी की, और हर किसी की एक स्पेसिफिक नीड है, हर किसी का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है. तो इसको आप मेंशन करते हैं. हाँ जी, तो ये वाला जो टॉपिक था हमारा नेटवर्क डायग्राम का, ये भी खत्म हो गया. ये आपसे 2 मार्क्स में पूछ ही सकते हैं अगर आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं आता तो. इस टाइप का PDM क्या होता है, CPM क्या होता है, ये भी आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं. नेटवर्क डायग्राम क्या होता है वो भी आपसे पूछ सकते हैं. अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है तो भी आपने सब कुछ मेंशन करना है, ठीक है. जिस चार्ट की हम लोग पहले बात करते हैं उस चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. तो जो चार्ट है हमारा वो हमारे लिए शो करता है कब से हम लोग ने स्टार्ट करना है, कब हमें स्टॉप करना है, और जो भी हमारे डेट्स हैं उनके बारे में इंडिविजुअली किस तरह की एक्टिविटीज़ रहने वाली है उसके बारे में ये हमारे लिए हेल्पफुल है. और इसके अंदर सिंपल होती है, कैलेंडर होता है, हमारे लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. जो भी हमारा ओरिजिनल प्लान होता है वही सेम इसके अंदर ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है, ठीक है. और कितना मेरा जो चार्ट है इसकी हेल्प से पता लगता है जो कितना मेरा टास्क है वो कितना कंप्लीट हुआ है, कितना उसका शेड्यूल है, और उसमें हॉरिजॉन्टल बार्स यूज़ कर जाते हैं. अगर आपने एक्सेल के अंदर बार्स वगैरह का जो चार्ट होता है वो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये वाले जो है वो मेरे बार्स हैं जो रिप्रेजेंट करे ड्यूरेशन को, कि कितनी एक्टिविटी जो है मेरी कितनी ड्यूरेशन की है. और प्रोग्राम मैनेजर में शो एक्चुअल प्रोग्रेस अगेंस्ट द शेड्यूल बाय शेडिंग इन द ईच बार. अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, ये देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर मेरी रेड बार है और उसके अंदर जो है लाइट ब्लू कलर का इतना शेडेड है, विच मीन्स यहाँ पर जो है प्रोग्राम मैनेजर है मेरा, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो शेड करके ये भी बता रहा है कि काम तो उसका इतना ज़्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका शेड्यूल बना दिया गया है, बट अभी तक तो उसकी प्रोग्रेस है वो यहीं तक हुई है, ठीक है. तो यहाँ पर हाँ जी, यहाँ पर जो है आपके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपके कैलेंडर टाइप मेंशन होगा जहाँ पर आपके टास्क मेंशन होंगे. फॉर एग्जांपल आपका पहला काम है इलेक्ट्रिकल वाला, तो इलेक्ट्रिकल आपका जो है वो टॉपिक है, मेन टॉपिक है. फिर उसके यहाँ पर आ गए हैं आपके सब टॉपिक्स, क्योंकि ये वाले आपके सब टॉपिक्स हैं. उसके बाद देखो यहाँ पर ड्यूरेशन दी गई है, स्टार्टिंग डेट दी गई है, एंडिंग डेट दी गई है. अगर आप चाहें तो इस डायग्राम को मेंशन कर सकते हैं. आपको अगर कम लिखना है तो डायग्राम में आपका कम टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पे ड्यूरेशन दी गई है कि टोटल जो इलेक्ट्रिकल वाला काम है वो 12 दिन के अंदर होना है, और उसके अंदर जो रफ इलेक्ट्रिकल का काम है वो 4 दिन का है, जो इंस्टॉल करने का काम है वो 3 दिन का है, और जो इक्विपमेंट वाला काम है वो 5 दिन का है. वो 4 दिन कब से स्टार्ट होंगे, उसकी स्टार्टिंग में 13 तारीख है, दूसरा महीना है, एंड वो जो खत्म होगी वो 18 तारीख को होगी. तो इस तरीके से उन्होंने मेंशन किया है. उसके बाद ये बार्स के थ्रू भी उन्होंने समझाया है कि जो काम है वो ट्यूसडे से लेकर अगले ट्यूसडे तक रहने वाला है, ये थर्सडे से लेकर अगले थर्सडे तक रहने वाला है, और अभी तक जो काम है वो हमारा यहीं तक पहुंचा है, तो इसकी प्रोग्रेस यहाँ पर है. तो ये हो गए मेरे एक चार्ट्स. ओके, नेक्स्ट मेरा अगला टॉपिक है क्रिटिकल चेंज शेड्यूलिंग. क्रिटिकल चेंज शेड्यूलिंग भी मेरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर वर्क करती है. Approaches that focuses on efficiently managing resources and uncertainties to ensure timely project completion. इसका भी मेन जो मकसद है वो यही है कि जो मेरा काम है वो इंश्योर करती है कि जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से मैनेज हो जाए, एफिशिएंटली मैनेज हो जाए,
फोकस करती है कि कोई भी रिस्क ना आए बीच में, और जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है, जो भी डिपेंडेंट टास्क है वो अच्छे से फुलफिल हो जाए, अच्छे से उनका जो बीच में डिपेंडेंसी है वो वाला काम हो जाए, एंड जो एट लास्ट उनका ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उनको देने का, वो वाला जो काम है चेन के अंदर उसके अंदर काम चलता है, वो मीट कर जाए। ठीक है, CCS incorporates buffer strategies placed throughout the project to absorb delays and disruption। अगर आपको कोई भी गैप आता है या फिर आपकी डिलेज आ रहे हैं, डिस्ट्रक्शन आ रही है, या फिर आपको डिस्टर्बेंस आ रही है किसी भी वे में, उन सबको अफेक्ट करने के लिए जो है ये द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट, तो उसके लिए आपके एक कंप्लीशन डेट रख देता है कि अगर ये हमारा रिस्क आ जाए या फिर कोई बफर या फिर कोई डिले आ जाए, तो फिर भी हमारा जो काम है वो इतने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो है डेट डिसाइड करता है। दीज बफर इंक्लूड लाइक प्रोजेक्ट बफर, प्रोजेक्ट के अंदर आपका कोई गैप आ सकता है, ठीक है। फीडिंग बफर, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करें तब आ सकता है। रिसोर्स बफर, जब आप कोई रिसोर्सेज बोरो कर रहे हैं, मे बी जो है मार्केट बंद है, आप रिसोर्सेज नहीं खरीद पा रहे या फिर वो रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उस तरीका को गैप आ जाता है, तभी जो है उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए काम करता है। CCS aims to balance resource utilization across the project। अब जो प्रोजेक्ट है उसकी जो यूटिलाइजेशन करने का काम है, उसको बैलेंस करने का काम है, उसका एम रहता है, मेन मकसद इसका ये है। प्रिवेंटिंग रिसोर्स बॉटलनेक्स एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन, जो भी आपकी रिसोर्स है उसको ऑप्टिमाइज रखना है इसका। It measures the project progress based on the buffer consumption rather than individual task completion dates, providing or more accurate assessment of the project health। अब इसका जो काम है वो तो सब करके दे रहे हैं कि हाँ स्टार्टिंग होगी, कम होगा, हम लोग देखेंगे, रिस्क मैनेज करेंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी, पर जो इसका काम है, मेन चीज़ वो है कि बफर्स पर ये काम करता है, एंड जो भी इंडिविजुअल टास्क है उसको कंप्लीट करने में, उसकी डेट्स में इतना ज़्यादा ये मतलब ध्यान नहीं रखता, उसको मैयर जरूर करता है, उसमें ध्यान रखता है, बट इसकी जो मेन चीज़ें हैं एक्यूरेट काम करना है इसके लिए। प्रोजेक्ट की हेल्थ है या फिर प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है वो हमारी बैलेंस रहनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये वाला जो टॉपिक था ये अलग से एक टॉपिक है, क्रिटिकल चेंज शेड्यूलिंग का, तो ये शॉर्ट ही टॉपिक है आपका। उसके बाद आता है मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। मुझे लगता है ये वाला जो टॉपिक है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें जो है हमें पीछे भी पढ़ के आई हैं, एंड बहुत सारा हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा है कि कॉस्ट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमारे टाइम इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें जो आपको दोबारा से इसमें रिपीटेडली जो है पढ़ने के लिए मिलेंगी, तो मैं आपको उसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी, और जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करी है पीछे, मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले कॉस्ट मैनेजमेंट आपके लिए ज़रूरी क्यों है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसको, ऐसा नहीं है कि आप विदिन अ मंथ आपने पैसे कमाए हैं, ठीक है, आपकी सैलरी आई है और आप उसको 1 वीक के अंदर खत्म कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप उसको मैनेज करके रखते हैं अपनी कॉस्ट को। सेम चीज़ यहाँ पे भी जो प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट होती है उसको भी मैनेज करना पड़ता है कि आप उसकी प्लानिंग करते हैं, उसकी बजटिंग करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, कहाँ पर आपको स्पेंड करना है, कितना स्पेंड करना है, ठीक है, आपको रीजनेबल प्राइस पे आपको कौन से रिसोर्सेज कब खरीदने हैं, ठीक है, प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है, ताकि जो हमारा स्टार्टिंग से लेके हमारा और एंडिंग तक जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारा कंप्लीट हो पाए विदिन अ बजट। ठीक है, हमारी जितनी भी कॉस्ट हमने उसके ऊपर लगाई है उतने में ही हो जाए, और हम इसको रिव्यू करते हैं, मॉनिटर करते हैं, एडजस्ट करते हैं एक्सपेंडिचर्स को, जो भी हमारे टूल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका यूज़ करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट आती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के अंदर हम वो चीज़ें देखते हैं इसमें चेंज नहीं होता, ठीक है, सेम एंड डू नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल, फिक्स कॉस्ट इंक्लूड सेटअप कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट एंड रिलेटेड कॉस्ट। मतलब एक बार जो चीज़ आपने परचेज कर ली, फॉर एग्जाम्पल आपने पीसीस परचेज कर लिया, फिर आपने कोई चीज़ रेंट के लिए ली, वो फिक्स रहेगी, अब उसमें क्या चेंज करोगे आप, है ना। वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट चेंज अमाउंट ऑफ वर्क इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल्स, वेरिएबल कॉस्ट आर हार्डली लेबर, जैसे 1 घंटे के लिए आपने किसी काम करने के लिए बुलाया, फिर कोई मटेरियल जो है आपने बोरो कर लिया 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो उसकी कॉस्ट जो है वो डिफरेंट रहेगी कि आज आपने 3 घंटे के लिए बोरो किया तो वो सामान आपको उतने का मिल गया, 2000 का मिल गया। नेक्स्ट आप संडे को बोरो कर रहे हैं तो वो सामान आपको 4000 का मिल रहा है, तो संडे वाले दिन जो है वो कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो वेरिएबल कॉस्ट भी रहती है आपकी। और डायरेक्ट कॉस्ट रहती है कि आप अपनी टीम को कितने पैसे देने वाले हैं, कितना एक्सपेंस देने वाले हैं, कितनी वेजेस देने वाले हैं, कितनी उनकी सैलरी है, कि सारी जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है अपने जो भी कॉस्ट है उसको कैसे मैनेज करोगे। कॉस्ट एस्टिमेशन, यानी कि आपको एक जजमेंट रखनी है, आपको एक हिस्टोरिकल डेटा पता होना चाहिए, या फिर आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए किस तरीके से आपको कॉस्ट के साथ एस्टिमेट करना है। फिर कॉस्ट की बजटिंग करना कि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपको कितने बजट के अंदर काम करना है, ठीक है, रिपोर्टिंग के अंदर कितने पैसे लगने वाले हैं, टेस्टिंग के अंदर कितने पैसे लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंटेशन में कितने पैसे लगने वाले हैं, और
कोई बग या एरर आ जाता है तो दोबारा से उसको अगर हमें रिव्यू करना है उसमें कैसे पैसे लगने वाले हैं, वो सारी की चीज़ें आपकी इसके अंदर आएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको कंट्रोल कैसे करना है, वही मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अगर बजट आपके लिए एक्सीड कर रहा है तो कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना। चेंज मैनेजमेंट, अगर आपको चेंज करना पड़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको कैसे हैंडल करना पड़ेगा। कि फॉर एग्जांपल आपको जो आपका शेड्यूल है वो आपका ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, मतलब जो प्रोजेक्ट आप 6 मंथ में बनाते हैं वो 8 मंथ में बन गया, तो 8 मंथ के लिए जितने एम्प्लॉइज पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी तो आपको पैसे उनको ज़्यादा देने पड़ेंगे, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो वही चेंज मैनेजमेंट के अंदर भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। रिसोर्स मैनेजमेंट, वही चीज़ अगर आपको ऑप्टिमाइज कैसे रखना है। फॉर एग्जाम्पल कोई पीसी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है तो आप उस पीसी पे जो है कम काम कराएंगे, तो बाकी पीसी हम उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से आप अपने रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट भी, कोई भी अगर आपका रिस्क आ रहा है कॉस्ट से रिलेटेड तो उस तरीके की चीज़ों को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि आप किस तरीके से जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको सीसीटीवी कैमरास के थ्रू, केपीएस के थ्रू, जो भी हमें पढ़ा था पीछे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, इनकी हेल्प से मेजर करेंगे। तो ये भी जो है हमारी कॉस्ट वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारे मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था, मैट्रिक्स होता है एक तरीके से जो हमारी कॉस्ट, बजट और हमारी जो शेड्यूल होता है, हमारी क्वालिटी होता है, उसको मेजर करने के लिए काम आता है। इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग के अंदर हम प्रॉपर फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं सब चीज़ों को मेंशन करेंगे। लास्ट प्रोजेक्ट में इतने पैसे लगे थे, तो इस प्रोजेक्ट में हमें कितने पैसे लगे हैं और कितना हमें बेनिफिट हुआ है, कितना हमें लॉस हुआ, सारी चीज़ें आप लोग जो है वो रिपोर्ट रखेंगे उसकी। एंड जो भी पर्टिकुलर आपने प्रोजेक्ट से लर्न किया है, कॉस्ट एस्टिमेशन, बजटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड जो भी आपने वेंडर्स के साथ सामान खरीदा उनका जो मैनेजमेंट की, फॉर एग्जाम्पल लास्ट प्रोजेक्ट में हमने एक वेंडर से डील की थी तो उसने हमें बहुत महंगा सामान दिया था, बट इस बार जो हम जिन वेंडर से हमने रिसोर्सेज खरीदे उन्होंने हमें कम कॉस्ट में सामान दिया ताकि हम उनसे रिलेशनशिप बना के रखें, ताकि हम आगे में उनसे परचेज कर पाएँ। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको वेंडर मैनेजमेंट में मिल जाएंगी। ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमारी कॉस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है क्योंकि सारे पॉइंट्स वही हैं, फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट एंड बजट कंट्रोल। तो ये भी आपका सेम टॉपिक है जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर कॉस्ट वाला, तो ये ही टॉपिक जो है आपका बजट कंट्रोल के अंदर आ रहा है और ये जो आपका लास्ट टॉपिक है, बट मैंने इसको पहले इसलिए रखा है यहाँ पर कि ताकि जो है आप रिलेट करें जो कॉस्ट वाला टॉपिक है और ये टॉपिक दोनों की सेम टॉपिक है। ठीक है, बजट के लिए हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं, सम ऑफ कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटी दैट द प्रोजेक्ट मस्ट अकम्प्लिश। तो यानी कि हमें बजट का तो पता ही होना चाहिए और किस तरीके से सारी की सारी कॉस्ट का हम लोग सम करें, क्योंकि अलग अलग चीज़ों में हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, सब चीज़ों का सम करके, ताकि हर एक एक्टिविटी को हम लोग एनालाइज करके एट लास्ट अपनी जो प्रोजेक्ट है उसको अकम्प्लिश कर पाए। ठीक है, इसके अंदर भी हमें वेल प्लान बजट पता होना चाहिए, स्टार्टर पता होना चाहिए, ताकि कोई भी जो चीज़ है वो इनकम्प्लीट ना रहे। ठीक है, जो बजटिंग होती है वो हमारी इजी नहीं होती, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज हम किसी भी चीज़ को अजम्पशन नहीं कर सकते ये जो हमारा पीसी है ये इतने का आ जाएगा, मे बी जो उसके रेट है वो डाउन भी हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ हो सकती है। या फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास 4 लोग हमें चाहिए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो एक को अगर हम 20,000 पे करेंगे तो हमारे इतने पैसे लग जाएंगे और इतने प्रोजेक्ट में हमारा इतना काम हो जाएगा। और मे बी जो हमारा पर्सन है वो 30,000 से नीचे मान ही नहीं रहा कि मैं नहीं कर सकता 30,000 से नीचे का, और हमें जो है टाइम पे प्रोजेक्ट देना है तो हमें उन्हें जो है हायर करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग बजटिंग बनाना भी जो है वो इजी काम नहीं है। जो वाई कॉस्ट एंड बजट कंट्रोल इम्पॉर्टेंट, अब जो है ये दोनों काम जो है बजट बनाना या कंट्रोल, कॉस्ट जो होती है पैसा हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, बजट कंट्रोल ज़रूरी क्यों है, वो चीज़ें। ठीक है, प्लानिंग अहेड, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपका फाइनेंशियली आप कहाँ पर हो, कहाँ पर स्टेबल करते हो आप। ठीक है, और आपको जो फ्यूचर में अगर पैसा इन्वेस्ट करना पड़े तो आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको प्लानिंग करनी ज़रूरी है, तभी आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पर हो, कहाँ पर स्टेबल कर सकते हो। ठीक है, और मनी यू विल नीड एंड वेयर इट विल कम फ्रॉम, और आपको पता भी होना चाहिए पैसा आएगा कहाँ से। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो स्पॉन्सर आपके पास होना चाहिए जो पैसा लगाए आपके। ठीक है, स्पेंडिंग वाइजली, और आपको स्पेंड करना है वाइजली, मतलब समझदारी के साथ आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है। अगर आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, 5 रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो आप 3 ही खरीदिए फिलहाल, जैसे आपको 3 रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो आप 2 ही खरीदिए फिलहाल, ताकि आप उसी को जो है मैनेज करा सके तो आपका जो फंड है वो कम लगे। ठीक है, ऐसे कीपिंग ट्रैक, और आप ट्रैक रखेंगे कि जो चीज़ें आपके लिए यूजफुल नहीं है आप उसको मार्केट में दोबारा से ही बेच सकते हैं ताकि आपको उसका हाफ अमाउंट मिल जाए। तो इस तरीके से आप ट्रैक रख सकते हैं। यू कंपेयर व्हाट यू प्लान एंड टू स्पेंड विद व्हाट यू एक्चुअली स्पेंड, सो यू कैन जस्ट एडजस्ट इफ नीडेड। ठीक है, अगर आपने वो चीज़ों के लिए प्लान बनाया है जिस पे आपको स्पेंड करना था और जब आपने खरीद लिया तब आप देखेंगे कि ये एडजस्ट हो सकता है नहीं हो सकता, ये नीडेड था भी या नहीं था। ठीक है,
सेइंग हाउ यू आर डूइंग, किस तरीके से आप कंपेयर करेंगे, एक्चुअल स्पेंड किस तरीके से करेंगे, फाइनेंशियल गोल्स को लेके चलेंगे। ये चीज़ें आपके पैसे के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल ईजी है। आप एक बार पढ़ेंगे इसको, आई थिंक समझ आ जाएगा आपको। मेकिंग स्मार्ट चॉइस, अब स्मार्ट चॉइस रखनी है आपको, अपना जो बजट बना लिया, आपको डिसीजंस लेने हैं, किस पर कितना इन्वेस्ट करना है, कट कॉस्ट बेस्ड ऑन बेस्ट फॉर योर फाइनेंशियल सिचुएशन। जितनी भी आपकी सिचुएशन है उसमें जो बेस्ट आप दे सकते हैं उतना आपने देना है, ठीक है, उतना ही इन्वेस्ट करना है। बीइंग प्रिपेयर्ड, कंजूस नहीं बनना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, आप बोलते प्रोजेक्ट बना देंगे। रिसोर्सेज की और एम्प्लॉयज़ को तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी, बट अगर आप एक पर्सन को हायर कर रहे हो 40,000, ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस, बट कंपनी क्या करती है, फ्रेशर्स को हायर करती है, क्योंकि काम तो वो भी सेम ही करेंगे, उनके पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, क्योंकि वो न्यू आए हैं ना अभी टेक फील्ड में, तो वो अच्छे से काम करेंगे। तो आप उसे 20,000 देंगे कि अभी आप फ्रेशर हैं, आपका न्यू एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर 20,000 में काम करेंगे। तो इस तरीके की जो स्मार्ट चॉइसेस है वो आपको रखनी है, ठीक है। बीइंग प्रिपेयर्ड, हमेशा प्रिपेयर रहें, अपने बजट को बना के रखें, और अगर फाइनेंशियली कोई भी रिस्क आपको फेस करना पड़ रहा है तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए, कोई ना कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका प्रोजेक्ट के बीच में रुक जाए, ठीक है, और आपका बिजनेस ही नीचे डूब जाए। तो सारा का सारा जो हमारा काम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव रहती है, इसेंशियल है बजटिंग एंड कोर्स के अंदर, एंड इट हेल्प्स बिजनेस प्लान, और हमारे बिजनेस का जो प्लान है उसमें भी हेल्प करती है, कंट्रोल कोर्स में हेल्प करती है, मेजरमेंट की परफॉर्मेंस में हेल्प करती है, एंड हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। हमारी जो इन्हांस है अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, उसको इन्हांस कर देती है। एंड जो कॉस्ट बजटिंग है इज बीइंग स्मार्ट विद योर मनी, आपके पास जो पैसा है उसमें आप के साथ आपको स्मार्ट बनाती है, किस तरीके से आपको फ्यूचर के लिए प्लान करना है, और किस तरीके से आपको अपने फाइनेंस की जो भी चीज़ें हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है, ठीक है। आई होप कि पैसे से सबको प्यार होता है, तो पैसे वाली जो चीज़ें हैं वो अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये किसके लिए है, इसी के लिए है ये। टू प्रिपेयर योर बजट फॉर योर प्रोजेक्ट, 5 वाइटल फैक्टर्स देयर आर इनटू द कंसिडरेशन। 5 चीज़ें हैं जो आपकी 5 फैक्टर्स हैं, वाइटल फैक्टर्स हैं, ये आपको लिख सकते हो आप बजटिंग के अंदर, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इतने मेंशन कर देना, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप ये भी मेंशन कर देना। एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेट्स पता होना चाहिए आपको, फिगर करना है कितने किसको कितने पे करने हैं आपने, बाइंग मटेरियल, आपको मटेरियल कहाँ से बाय करना है, रेंटिंग इक्विपमेंट, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपको लाइट्स की ज़रूरत है, ठीक है, और आपको लगता है वो लाइट्स बाद में हमारे यूज़ में नहीं आने वाली, तो आप उनको रेंट पे ले सकते हैं, ठीक है। फिर बेसिस ऑफ एस्टिमेट, एक्सप्लेनिंग हाउ यू केम अप विद योर कॉस्ट एस्टिमेट इज लाइक शोइंग ऑफ योर वर्क इन मैथ क्लास, तो एवरीवन अंडरस्टैंड वेयर द नंबर्स केम फ्रॉम, ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, या फिर आपका जो नंबर्स वाली जो चीज़ें हैं उस तरीके की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको रखनी है। ये वाला पॉइंट आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इसका कोई लॉजिक है यहाँ पे, नहीं, ये छोड़ दो आप। स्कोप बेसलाइन, defining exactly what needs to be done in your project including all the task goals, it's like drawing the outline pictures and coloring it। अब वही चीज़ है कि आपको पता हो, स्कोप पता हो, उसको स्टार्टिंग एंडिंग एंड जो आपकी टास्क है, जो गोल्स हैं उसके बारे में आपको स्केच, उसका एक रफ स्केच, उसकी आउटलाइन आपके दिमाग में क्लियर हो, ताकि उसके अंदर आप कलर कर सकें। एंड कलर करने का मतलब ये नहीं कि ड्राइंग में कलर करना आपने, उसमें जो भी आपने रफ स्केच बनाया है उसको स्टेप बाय स्टेप आप इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे जैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे तो उसमें आप उसमें कलर फिल कर रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट शेड्यूल है, प्रोजेक्ट शेड्यूल के हिसाब से काम करना है, जो भी रिसोर्स का कैलेंडर बनाया है आपने, कितने रिसोर्सेज कौन यूज़ करेगा, नोइंग व्हेन यू विल हैव पीपल एंड इक्विपमेंट अवेलेबल टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, कब आपके जो पीपल हैं, जो भी आपके लोग हैं वो कब आने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, जो इक्विपमेंट्स हैं वो कब रेडी होने वाले हैं काम करने के लिए, ठीक है। इट्स लाइक चेकिंग एवरीवन शेड्यूल्स टू मेक श्योर दे आर फ्री व्हेन दे नीड, ठीक है। अगर हमें ज़रूरत है जून के महीने में, और जो जून के महीना है उसमें छुट्टी है सारे लोगों की, ठीक है, आपके जितने भी टीम मेंबर्स काम करें उनकी छुट्टी है जून के महीने में, तो उस टाइम पे अगर आपको ज़रूरत है तो आपका रिसोर्स जो कैलेंडर है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ योर कोकोमो मॉडल। एक बार आप इसको रीड करें। जो कोकोमो मॉडल है, ये वाला जो टॉपिक है मैं आपको अभी बता रही हूँ, उसको स्टार लगा रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ आपको, बिकॉज ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती कि ये पर्टिकुलरली आने वाले एग्जाम में, बट बहुत सारे जो टॉपिक होते हैं उनके चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, उनमें से एक टॉपिक है कोकोमो मॉडल, जो आएगा ही आएगा, फिर मेरे हिसाब से आएगा, ठीक है।
The COCOMO model is a procedural cost-estimate model for software project and is often used to as a process of reliable predicting the various parameters associated with the making project such as size, effort, cost, time and quality. ठीक है, जो आपका COCOMO मॉडल है ये एक वाइडली यूज किया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर। और इसके अंदर जो है एस्टिमेट मॉडल है, कॉस्ट को एस्टिमेट करता है और किस चीज़ पर ये जज करता है, साइज के बेस पे, एफर्ट के बेस पे, कॉस्ट के बेस पे, टाइम के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे, ठीक है। और ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, बहुत सारे जो वेरियस पैरामीटर्स हैं उनको प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। और इसको जो है प्रपोज किया गया था बैरी बॉर्मन ने इन 1981, ठीक है, एंड इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ 63 प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इसलिए वाइडली यूज किया जाता है बिकॉज इसको बनाने से पहले 63 प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया गया, मतलब उसके बारे में पढ़ा गया, तो उनको समझा गया एंड देन उसकी जो बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन थी इस मॉडल को बनाया गया। मतलब हर एक तरीके से होता है ना कि एक राइटर जो होता है वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है एंड देन उसके बाद वो अपनी किताब लिखता है, तो उसके पास कितनी नॉलेज होती है। तो सेम चीज़ जो है उसकी जो बुक होती है वो सारी जितनी उसने आज तक बुक पढ़ी या फिर जो वो घूमा है, हर जगह लोगों से बात करी है, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस उसकी इस बुक में होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे 63 मॉडल्स को व्यू किया गया एंड देन उसके बाद में इस बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन मॉडल को बनाया गया, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1981 में बनाया था, किसने बनाया था ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है किसके बेस पर, एफर्ट के बेस पर, कॉस्ट के बेस पर, टाइम के बेस पर, क्वालिटी के बेस पर, ये याद रखना, ठीक है। The key parameters that define the quality of any software product, which are also an outcome of COCOMO model or are primarily effort and shipping। मतलब क्या है कि अगर हम की पैरामीटर्स की बात करें जो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी के डिफाइन करती हैं, तो वो हमारी आउटकम है मेरे COCOMO मॉडल की। COCOMO मॉडल की यही डिफाइन करती है और इसके आउटपुट है, ठीक है। प्राइमरली जो मेरा काम करती है वो एफर्ट और शेड्यूल पे काम करती है, ठीक है। डिटेल COCOMO इनकॉर्पोरेट्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरमीडिएट वर्जन, जो भी हमारे वर्जन है उसके इंटरमीडिएट वर्जन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबके साथ इनकॉर्पोरेट रहता है एंड विद एन असेसमेंट ऑफ द क्रॉस ड्राइवर इम्पैक्ट ऑन ईच स्टेप, हर एक स्टेप के साथ ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, ठीक है, ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर इम्पैक्ट डालता है। द डिटेल मॉडल यूजेस डिफरेंट एफर्ट मल्टीप्लायर्स फॉर ईच कॉस्ट ड्राइवर एट्रीब्यूट, ठीक है। जो भी हमारा मॉडल है वो यूज करता है हमारे मल्टीपल एफर्ट्स, यानी कि एक नहीं दो नहीं बहुत सारे एफर्ट्स को, कॉस्ट वाले एफर्ट्स को और हमारे डिफरेंट एफर्ट्स को, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को ये डिटेल में स्टडी करता है, ठीक है। इन डिटेल COCOMO द होल software is divided into different modules and can be apply COCOMO in different modules to estimate efforts and the sum of efforts, यानी कि efforts को भी अगर हम सारे के सारे efforts को मिला दें उनको भी ये डिटेल्ड में स्टडी करता है, ठीक है। तभी तो ये है जो इतना व्यू करके बनाया गया 63 को बेस्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज़ को ये क्या कर रहा है, डिटेल में स्टडी कर रहा है, ठीक है। ओके, तो इसके ना 3 तरीके के आप टाइप्स बोल सकते हो। यहाँ पे आता है पहला ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। अब इन तीनों से रिलेटेड ना हमारे न्यूमेरिकल्स भी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसके ना कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनकी पर्टिकुलरली कुछ वैल्यू दी होती है, आपको फॉर्मूला में पुट करके उसको निकालना होता है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो आपका ये टॉपिक है ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा। तो अगर आप बोलते हो आपके प्रोफेसर ने या आपके टीचर ने आपको कराया है न्यूमेरिकल, तब मुझे कमेंट में बोलना कि मैं आपके लिए न्यूमेरिकल पार्ट ले आऊँगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये वाला जो मॉडल है आपका या फिर ये जो टॉपिक है ये पूरी की पूरा आपका थ्योरेटिकल है, तो आपको थ्योरेटिकल चीज़ें ही मेंशन करनी है, ठीक है। A software project is said to be an organic type if the team size required is adequately small। तो जो ऑर्गेनिक है मेरा, अगर जो टीम का साइज है वो स्मॉल है और तो हम लोग जो है ऑर्गेनिक वाले का यूज करेंगे। द प्रॉब्लम इज वेल अंडरस्टूड एंड हैज बीन सॉल्व्ड इन द पास्ट एंड ऑल्सो द टीम मेंबर्स हैव नॉमिनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। मतलब जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उन्होंने उस एरर को या फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पहले देखा हुआ है या फिर उन्होंने उस प्रॉब्लम का एक्सपीरियंस किया गया हुआ है या फिर उनको उस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा पता है, नॉमिनली उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं उस प्रॉब्लम को। तो जो एरर्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्मॉल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हमारे टीम मेंबर्स हैं वो खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। उस चीज़ों को हम ऑर्गेनिक के अंदर काउंट करेंगे। सेमी डिटैच के अंदर आपका मिडल भी आ जाता है, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या कर सकते हो,
मिक्स कर सकते हो, कोऑर्डिनेट करा सकते हो कि हमारी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो इस तरीके की चीज़ें। एंड एम्बेडेड के अंदर आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जाम्पल पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया, तो आपको उसके अंदर स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि इस तरीके से कुछ हो गया है, तो वहाँ पर जो उनका मेन जो मोटिव है देने का, उसको भी आप अटैच कर दें, ठीक है। A software project is said to be semi-detached type if the vital characteristics such as team size, experience and knowledge of the various programming environment lie in between organic and embedded. The project classified as semi-detached and comparatively less familiar and difficult to develop compared to the organic ones and require more experience, better guidance and creativity. इसमें हमें experience ज़्यादा चाहिए, guidance चाहिए and creativity चाहिए. For example, compilers or different embedded system can be considered as a semi-detached type. For example, compilers में कोई problem आ गई या फिर बीच ही कोई ऐसी problem है जिसमें आपको दूसरों को जो है involve करना पड़ रहा है, तो उस तरीके की जो problem है semi-detached के अंदर आपकी आएंगी, ठीक है। रहती है आपकी एम्बेडेड वाला जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी, क्रिएटिविटी इसमें बिल्कुल हाई चाहिए एंड आपका जो एक्सपीरियंस है वो फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। मतलब एक होता है ना कि हमें ऐसी पोस्ट के लिए हमें वो चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए या फिर मैनेजर चाहिए जो जिसके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उस तरीके का है कि इसमें एक्सपीरियंस ही चाहिए आपको और वो ही इस कैटेगरी में फॉल कर पाएगा। और कॉम्प्लेक्सिटी वाला है काम, इसमें क्रिएटिविटी वाला काम है, सच एज सॉफ्टवेयर रिक्वायर अ लार्जर टीम साइज then the other two models and also developers need to be sufficient experience and creative to develop such complex model. इस तरीके की जो मॉडल है उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए, क्रिएटिविटी ज़्यादा चाहिए और जो डेवलपर्स हैं उनके अंदर पेशेंस होनी चाहिए इसमें काम करने की, तो वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो इसमें आप याद रखो ये बिल्कुल स्मॉल सा है, इजी वे रहेगा। ये जो आपका मिडल वाला है तो इसमें आप इन्वॉल्वमेंट ले सकते हो और ये जो है कॉम्प्लेक्स है उसमें आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये 6 फेजेस हैं, पढ़ लो इसको एक बार आप जूम कर दूँ। हाँ जी, तो जो आपके यहाँ पर 6 फेजेस हैं कोकोमो मॉडल के, वो है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो वही स्टार्टिंग वाली चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट लेनी है, फिर डिज़ाइन करना है, फिर डिटेल में डिज़ाइन करना है, फिर कोड को और मॉड्यूल वगैरह जो है उनको टेस्ट करना है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी, क्योंकि डिटेल में काम कर रहा है। देखो अगर डिटेल में काम नहीं कर रहा होता, सिंपल एक बार टेस्टिंग और डिज़ाइन लिखते हैं, लेकिन डिटेल में कर रहा है तो डिटेल डिज़ाइन होगा और इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी होगी और उसके बाद जो है आपकी कंस्ट्रक्शन होगी मॉड्यूल, ठीक है। डायग्राम मेंशन करना है पक्का। नेक्स्ट आता है आपके एडवांटेज और आपके डिसएडवांटेज, उसके बाद आपका ये यूनिट खत्म। ओके, जो इसके एडवांटेज होते हैं तो उसमें सबसे पहले है स्ट्रक्चर अप्रोच है। कोकोमो प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर एंड सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, एफर्ट एंड शेड्यूल और ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इट ऑफर्स गाइडलाइंस एंड इक्वेशंस दैट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द एस्टिमेशन प्रोसेस। आपको ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करेगा, किस किस वे में हम एस्टिमेट करेंगे अपनी कॉस्ट को, अपने एफर्ट्स को, अपने शेड्यूल को और अपनी सारी चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरीके की क्या इक्वेशन होगी, क्या गाइडलाइंस होगी, तो सारी चीज़ें हैं वो स्ट्रक्चर वे में रहेंगी। वाइड एप्लीकेबिलिटी, तो जो ये है किस तरीके से वाइडली जो चीज़ें हैं और वाइड रेंज के अंदर जो हमारी रिगार्डलेस ऑफ साइज हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो, मेथोलॉजी हो, कुछ भी चीज़ें हो वो किस तरीके से अप्लाई होंगी वो भी इसके अंदर हम लोग देखते हैं। एंड वेरियस टाइप्स के जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो, वो दोनों के दोनों किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं, हम किस तरह से अप्लाइड होंगे, वो दोनों चीज़ें इसमें हम देखते हैं। फिर आते स्टैंडर्ड, जो भी हमारे एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होता है वो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ताकि जो भी हमारी स्टैंडर्डाइजेशन है वो हमारी हेल्प करेगी, ताकि हमारी जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं वो उनको हम इस्टेब्लिश कर पाए एंड इट बिकम वाइडली यूज होती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, ताकि हमारी कॉस्ट एस्टिमेशन बनी रहे, ठीक है। और उसके बाद आती है ट्रांसपेरेंसी होती है इसके अंदर। इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी इन द एस्टिमेशन ऑफ प्रोसेस बाय आउटलाइनिंग द फैक्टर्स बाय पैरामीटर्स यूज्ड टू डिराइव कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेट। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिया और वो नज़र ही नहीं आ रही, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहनी चाहिए। दिस ट्रांसपेरेंसी प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट अमंग प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर। अब जो भी आप काम कर रहे हैं वो नज़र आएगा, तभी जो है स्टेक होल्डर को लगेगा यस हमने जो है सही जगह पर है अपने प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। इस तरीके के 3 तरह के मॉडल होते हैं। बस कोकोमो ऑफर्स डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ लेवल ऑफ डिटेल्स। अब जो कोकोमो है उसके भी डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं। कोकोमो 1 है,
कोकोमो सेकंड है और एक कोको TS वाला है, ठीक है। तो इसको आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि तीनों है क्या, बट इन तीनों की वेरिएंट्स है ये, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरीके में, ठीक है। और ये स्पेसिफिक नीड को हर एक के अंदर एक स्पेसिफिक नीड होती है, जो भी स्पेसिफिक नीड है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको फुलफिल करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। एंड जो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो चूज करता है कौन सा जो मॉडल है, कोकोमो 1, कोकोमो सेकंड और कोकोमो TS, ठीक है। इन तीनों के अकॉर्डिंग वो चेक करता है कि हमारा जो पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है उसके अंदर कौन सा वाला जो मॉडल है वो सूट करेगा, ठीक है। वो चूज करते हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है मेरे पास डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज के अंदर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। अब जब ये लार्ज प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहा है हमारे, और इसके अंदर इनएक्सपीरियंस यूजर नहीं हो सकती है, सबको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, हर चैलेंजेस में आपको करना ही पड़ेगा सॉल्व। तो इसके अंदर आपको एक्सपर्टाइज ज़्यादा स्टाफ चाहिए एंड अप्लाई करेक्टली, आप उसको बिल्कुल करेक्टली ही अप्लाई करेंगे। तो कोकोमो वर्ल्ड के डिसएडवांटेज है तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस वाले स्टाफ को एक्वायर नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्सिटीज में बढ़ जाती है, अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है, हर एक फैक्टर के बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अजम्पशन डिपेंडेंसी, अब आपने कुछ और अजम्पशन कर ली अपने साइज के बेस पर, एफर्ट के बेस पर, तो वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोजेक्ट है उस पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा पे की वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी अजम्पशन की वजह से, अगर हम अजम्पशन पे डिपेंडेंट होकर रह जाएंगे तो वो क्या करेंगे, डिसएडवांटेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। और डेटा रिक्वायरमेंट्स, अगर आपका जो डेटा है कोकोमो मॉडल का रिक्वायर्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, प्रोजेक्ट specific information to generate accurate estimates, lack of relevant data और inaccurate data can lead a unreliable estimates। अगर आपके पास डेटा जो है वो सही नहीं है, इनरेलेवेंट है, तो उस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी आपके पास क्या कर सकती हैं, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो जो उसका एंड रिजल्ट है वो अच्छा नहीं जाएगा, जो है वो यूनिक प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, न्यू प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, वो भी बाकी जैसे ही हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो भी पिछले वाले से मैच हो जाएगी, ठीक है। सेंसिटिव टू इनपुट, अब जैसे ही मैंने बोला कि इसमें जो डेटा है वो एज इनपुट ही जाएगा, तो इनपुट जो है उसको सेंसिटिवली डील करता है, ठीक है। एस्टिमेट्स आर सेंसिटिव टू द इनपुट प्रोवाइडर्स सच एज प्रोजेक्ट साइज, चाहे वो साइज हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो, टीम एक्सपीरियंस हो, तो उसकी जो एक इनपुट है वो सही होनी चाहिए। स्मॉल चेंजेस इन इनपुट वैल्यू कैन रिजल्ट सिग्निफिकेंट वेरिएंस एस्टिमेट कॉस्ट एंड एफर्ट। अगर आपने थोड़ा भी चेंज किया तो कहीं ना कहीं वो हमारे एफर्ट को, हमारे कॉस्ट को थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, मेकिंग इट इसेंशियल केयरफुली कैलिब्रेट एंड द इनपुट। अगर हमें बिल्कुल सही अपना प्रोजेक्ट चलाना है एक ट्रैक के ऊपर, तो उसके लिए हमारे इनपुट का बिल्कुल सही होना जरूरी है, ठीक है। कुछ होता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो गया, नहीं, इसके अंदर बिल्कुल आपका सही होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको कॉम्प्लेक्सली डील किया जाएगा। नेक्स्ट आता है लिमिटेड स्कोप। While Kokomo covers many aspects of software cost estimation, it may not address every factor influentially। बल्कि जैसे हमने बोला कि इसको हम लोग डिटेल में तो पढ़ते हैं, पर हर एक जो फैक्टर है, छोटा से छोटा फैक्टर है, क्या वो डिटेल में स्टडी हो सकता है? उसकी वजह से तो ये बहुत ज़्यादा किस्सा चल जाएगा, क्योंकि जब चाहेगा तो डिटेल में ही स्टडी करेगा और छोटे छोटे फैक्टर होता है उनको इग्नोर कर देगा। तो उस टाइम पर जो है उनके लिए जो है उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता उस कोर्स और एफर्ट को, तो वहाँ पर जो है ये आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड some project specific variables or external factors may not be adequately encountered in this model, ठीक है। तो कोकोमो offers valuable guidance and tools, जैसे कि आपको ऑफर करता है वैल्यूएबल गाइडेंस एंड टूल्स, पर जैसे हमने पढ़ा कि हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन इट इज एसेंशियल टू यूज इट judicially, considerably and strength limitation and specific context of each project। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किस तरीके से काम होगा, कैसे कॉस्ट एस्टिमेशन रहेगी, टूल्स कैसे रहेंगे, गाइडेंस कैसे रहेगी, वैल्यूएबल चीज़ें कैसे रहेंगी, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपकी डिसएडवांटेज के अंदर आ जाती हैं। तो दिस ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द हुदा अकेडमी चैनल। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपने SPM का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक का, और सारा का सारा जो मैं A to Z आपका सिलेबस है वो कवर कराया है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर आपको इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, बिकॉज बहुत सारे जो बच्चे हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन से जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब से हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो इसलिए अभी जो है मैंने यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट रखा है। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोफेसर ने कराया है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो वाला पार्ट ले आऊँगी।
ठीक है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट। और बहुत प्यार दिया आपने वीडियो को, ऐसे ही आप मुझे प्यार दें और ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार दें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके रेलेवेंट टॉपिक्स पे आपको जो वीडियो है वो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।